अभी 1 मिनट आप मेरे को दो, मैं थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा दूं। और साक्षी, आप बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कोर्स करने के बाद? My husband, he has a mattress manufacturing business. So I'm planning to help him out for the digital marketing, like in that field. ओके। Yeah. और अंजलि, आप बताइए। Hello, sir. Good morning, everybody. Good morning. So, my name is Anjali Vasist, and I'm currently staying in Noida. And since 2011, I've been working in the Hero Group as a marketing manager. And after that, I took a long break for my daughter. So now she's complete 4 years old. So now I'm looking for new job opportunities. So I just opt for this course. I want to change my career option actually. That's why I choose this digital marketing, and I hope busy work platform work for me. बिल्कुल वर्क करेगा, Yes. है ना? और कोई रह गया? लीना शायद हम लोग कर चुके हैं ना, और साक्षी, अंजलि कर चुके हैं। साक्षी, चलो ठीक है। फिर हम लोग अभी आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मेरा नाम मोहित है, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है? और बाकी का इंट्रोडक्शन हम धीरे धीरे आगे करते रहेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन आपके कोर्स के साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है? जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग आएगी या फिर वेबसाइट क्रिएशन आएगी, तो वहां पर मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता रहूंगा कि मैंने कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग करी, कैसे मेरा इस कोर्स हुआ। और अपना मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने वैसे बीसीए किया हुआ है, और उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया था, वो उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग ही थी। और उसके बाद मैं खुद स्टूडेंट रहा था डिजी परफॉर्म का, आज से 2 साल पहले, 2019 में, है ना? तो 2019 के बाद से मैं इसमें टीचिंग लाइन में हूँ, ठीक है? अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने एलएमएस देखा था हमारा, या फिर सिलेबस पता है आपको? आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें पढ़ोगे, या फिर क्या क्या चीजें कवर होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में? क्या होती है बताओ आप लोग मेरे को कुछ, कि क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में? All social media platforms हाँ, like सोशल, LinkedIn, Twitter, Facebook, हाँ, SEOs and ads, Google ads and different kind of ads, and then affiliate market, Ad creation, website creation, graphics, creating graphics, website marketing, ranking for website, and many more. हाँ बिल्कुल ठीक है। जनरली हम लोग ये सारी चीजें ही पढ़ेंगे, ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग का भी थोड़ा सा पार्ट आएगा इसमें, लेकिन और इसके साथ वेबसाइट क्रिएशन का भी थोड़ा सा पार्ट आएगा, वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो जो हम लोग वेबसाइट वगैरह सीखेंगे ना, वो कोई कोडिंग वाली नहीं सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि कोडिंग वाली वेबसाइट थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, उसमें कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो अगर आप कोडिंग ही सीखने जाओगे ना, तो उसी में कम से कम 6-7 महीने लगेंगे। तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, उनके थ्रू हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और इसके अलावा गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, है ना, इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट करनी है आपको, या फिर कोई फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट कैसे लेने हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे अपने कोर्स में। तो एक बारी मैं कोर्स का आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को एक एलएमएस मिलेगी, है ना? आप लोगों का जब एडमिशन वगैरह हुआ होगा, तो आपको काउंसलर ने बताया होगा कि एक एलएमएस होती है। तो एलएमएस में एक बार आपको उसका प्रीव्यू दिखाऊंगा। स्क्रीन अभी शेयर हो रही है ना मेरी आप लोगों के साथ?
मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. it's visible. तो Yes, sir. देखो ये है ना, ये एक LMS है, इसका एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आईडी पासवर्ड आपको जनरेट करके दे देंगे। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे या फिर जो भी लेसन हम लोग पढ़ेंगे वहां पर, यहाँ पर वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर उसकी PDF भी होगी और उसकी वीडियो भी होगी, ठीक है। तो इसको देखो लॉगिन आप आईडी पासवर्ड जो भी आपका होगा आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना इसको। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस होता है हमारी LMS का। अब यहाँ पर देखो एक चीज आपको दिख रही होगी, ये प्रोग्रेस चार्ट। तो एक चीज का ध्यान रखना कि ये प्रोग्रेस चार्ट 50% से ऊपर ही होना चाहिए, वो कंपलसरी है। जब तक ये 50% से ऊपर नहीं होगा तब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। कोर्स आप लोग करोगे उसके बाद फिर आपका एक एग्जाम भी होगा, वो एग्जाम पास करना कंपलसरी है, ठीक है। और जो वो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, आपके LMS में ही ओपन होगा। ये LMS है, यहाँ पर ही ओपन होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आता है फाइनल एग्जाम का। तो ये 50% से जब ज्यादा होगा तभी आपका वो एग्जाम ओपन होता है, वरना वो एग्जाम ओपन नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और आप जैसे जैसे आगे पढ़ते ये जाओगे। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, हम्म। ये 50% है क्या? मतलब क्या हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये 50% या सिलेबस है? ये आपका एक तरह से ना प्रोग्रेस रिपोर्ट ही है। जैसे हम लोग यहाँ पर आगे आएंगे ना, तो ये हमारी टॉपिक लाइब्रेरी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब जैसे ये सेक्शन 1 आ रहा है, सेक्शन 1 में आपने सपोज मॉड्यूल 1 पढ़ा है ना। अब मॉड्यूल 1 पढ़ोगे ना तो वो थोड़ा सा 1% या फिर 2% बढ़ जाएगा। फिर आप दूसरा मॉड्यूल पढ़ोगे तो वो 2-3% और बढ़ जाएगा। फिर आप तीसरा मॉड्यूल पढ़ोगे तो वो 3-4% और बढ़ जाएगा। ओके तो ओके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे वो हाँ, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। बेसिकली वही ना, सिलेबस हाँ कंप्लीट होता जाएगा। हाँ, तो जी। है ना। और सेकंड देखो यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है हमारे पास, ये जॉब वैकेंसी वाला। आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जनरली जो यहाँ पर वैकेंसी है वो ऐसा मत सोचना कि वो naukri.com वाली हैं या फिर ये अदर प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो नौकरी है, नहीं। ये जो हमारे ऑफिशियल पार्टनर्स हैं सिर्फ उन्हीं की नौकरी यहाँ पे। और यहाँ पर जो बच्चे जाते हैं ना वो सिर्फ डीजी परफॉर्म के ही बच्चे जाते हैं और कोई बाहर का नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपको भीड़ थोड़ी सी कम मिलेगी, है ना। naukri.com पे जनरली एक वैकेंसी होती है और उसके लिए 100-200 लोग जाते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, ये एडवांटेज आपको है थोड़ा सा डीजी परफॉर्म से कि आपको प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुछ इंटर्न की हैं, जैसे जो लोग फ्रेशर हैं बिल्कुल, तो वो लोग देखो इंटर्न में ही जाएंगे। और जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वो लोग फिर एग्जीक्यूटिव पे जा सकते हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये जैसे टीम लीड का ऑप्शन आ रहा है, अब कुछ लोग यहाँ पर भी जा सकते हो। एग्जीक्यूटिव का ऑप्शन आ रहा है, फिर इंटर्न का ऑप्शन आ रहा है। तो जनरली क्या होता है कि पहले हमको ना सीखना पड़ता है। अब सीखने के भी देखो दो तरीके हैं, या तो आप अपने कोर्स में ही सीख लो उसको, है ना। कोर्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, या तो आप अपने कोर्स में ही अच्छे से प्रोजेक्ट करो और सीधे जाके आप किसी भी कंपनी में जाओ तो एज अ एग्जीक्यूटिव जाओ। या फिर आप कोर्स में नहीं सीखोगे, क्या होगा फिर, कंपनी आपको एग्जीक्यूटिव रखेगी ही नहीं, वो आपका इंटरव्यू लेगी, है ना। अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आपको एज अ वो इंटर्न हायर कर लेगी। तो इस चीज से बचने के लिए कोशिश करना कि सारी चीजें आप अपने कोर्स के साथ साथ करते रहो, है ना। हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट पे काम करना है आप लोगों को, हम लोग अपना सोशल मीडिया बनाएंगे तो सोशल मीडिया पे काम करना है आप लोगों को, ठीक है। एडवर्टीजमेंट चलाएंगे तो एडवर्टीजमेंट आपको चलाने हैं, ऐसा नहीं करना कि हाँ चलो हमको क्लास में समझ आ गया अब एडवर्टीजमेंट नहीं चलाने, एडवर्टीजमेंट भी आपको चलाने हैं, ठीक है। तो सारी चीजें ध्यान रखना, कोर्स के साथ करोगे अच्छी बात है, कोर्स के बाद करोगे तो टाइम आपको ही लगेगा, ग्रोथ आपकी है, ठीक है। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में थ्योरी जैसी कोई चीज है ही नहीं, सारा प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल तभी आपको आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे वो प्रैक्टिकल फिर नहीं आने वाला। सुन के अच्छा लगेगा, सुन के समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो ये चीज है, ऐड ऐसे चलते हैं, ऐड ऐसे चलते हैं, क्रिएटिव ऐसे बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग ऐसे करते हैं, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, मेन चैलेंजेस तब आते हैं। तो साथ के साथ आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। और इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम लोग कवर करेंगे अपने कोर्स में। तो यहाँ पर जनरली हमारे पास 10 सेक्शंस है और 10 सेक्शन में हम लोग सेक्शन 1 जो हमारा रहता है वो थोड़ा सा रहता है इंट्रोडक्शन टाइप का, है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग से पहले मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होता है।
यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स होते हैं, कितने तरह से डिजिटल मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में हम सिर्फ पढ़ेंगे मार्केटिंग के बारे में, फनल क्या होती है ना, कस्टमर जर्नी क्या होती है, नीड क्या होती है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। ये सारी चीजें पहले हमको पता होनी चाहिए, तभी हम डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे। क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नया कॉन्सेप्ट है। डिजिटल मार्केटिंग निकल के कहाँ से आया है? मार्केटिंग से ही तो निकल के आया है। तो जब तक मेरे को मार्केटिंग नहीं पता होगी तब तक मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता। इसलिए सेक्शन 1 में हम लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग क्या होती है, और सेक्शन 2 में फिर हमारा स्टार्ट होगा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग में हम लोग सॉफ्टवेयर हैं उनको देखेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर वीडियो मार्केटिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब पे कैसे अपनी वीडियो डालनी है, कैसी वीडियो एडिट करनी है, वो भी ऑप्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 8 में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अपनी वेबसाइट बनानी है। यहाँ पर हम अपनी स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से वेबसाइट बनाना सीखेंगे। जीरो से लेके बिल्कुल ई कॉमर्स वेबसाइट भी सीखेंगे। मतलब कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा, प्रोडक्ट वहां पर पड़ा होगा, प्रोडक्ट को बाई करेगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करेगा, और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो उसके घर पे पहुंच जाएगा। हम लोग बिजनेस की जो वेबसाइट है ना वो उस लेवल तक बनाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको साथ में काम करना पड़ेगा। मैं आपको टूल्स सारे बता दूंगा, टूल्स का प्रैक्टिकल भी बता दूंगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आपको ही करना है। ठीक है, तो वेबसाइट हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 3 रहता है, इसमें हम लोग सीखते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो सोशल मीडिया में भी हम कौन कौन से एप्स को करेंगे। सबसे पहले फेसबुक को हम लोग कवर करेंगे, फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम को कवर करेंगे, और लिंक्डइन, ट्विटर, हम लोग ये 4 करेंगे। और अगर थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास रहेगा तो स्नैपचैट को और क्योरा को भी कर लेंगे। ठीक है, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग सीखेंगे कि अपने सोशल मीडिया को, हाँ सर यहाँ पर हम टेलीग्राम भी सीखेंगे। क्या चीज? टेलीग्राम टेलीग्राम? वो आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर? वो नहीं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में नहीं आता वो, टेलीग्राम में। लेकिन आप करोगे क्या? नहीं, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, उसमें कुछ होता है? नहीं नहीं, उसमें ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता टेलीग्राम में। नहीं होता ना? नहीं नहीं, वो जनरली क्या है कि वहां पर आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हो, है ना। और वहां पर ट्विटर? हाँ, एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं कर सकते। वहां पे ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, आप अपनी फाइल वगैरह शेयर कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। नहीं, और सर ट्विटर? हाँ ट्विटर सीखेंगे। ओके। ट्विटर आएगा, और फेसबुक आएगा, लिंक्डइन आएगा। लिंक्डइन पे एडवर्टीजमेंट कैसे करना है ये भी आएगा। तो हम और ट्विटर पे भी इंस्टाग्राम, एड्स कर सकते हैं? हाँ हाँ, ट्विटर पे भी ऐड चलते हैं। ओके। हाँ, ट्विटर पे भी ऐड चलते हैं, लिंक्डइन पे भी चलते हैं, इंस्टाग्राम पे भी चलते हैं। ठीक है, तो देखो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे सिर्फ ऑप्टिमाइज करना। और यहाँ पर फिर सेक्शन 4 आपका और आएगा, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने सीखा कि मेरे को फ्री में अपनी वेबसाइट, अपनी सोशल मीडिया को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, फ्री में लीड कैसे लेके आनी है। अब यहाँ पर ये फिर से हमारे पास ये आएगा कि फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कैसे चलाना है। यहाँ पर हम लोग एडवर्टीजमेंट चलाना नहीं सीखेंगे, यहाँ पर हम सीखेंगे अपने पेज को या फिर अपनी प्रोफाइल को सिंपली ऑप्टिमाइज कैसे करना है बिना पैसे लगाए। और एडवर्टीजमेंट में हम लोग ये सीखेंगे कि जब मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, और जहां पर भी एडवर्टीजमेंट की बात आ जाती है तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको पैसे देने पड़ेंगे, सोशल मीडिया में या फिर फेसबुक पे जो भी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, और यहाँ पर हम सीखेंगे कि अपनी प्रोफाइल को ऑर्गेनिक तरीके से ऑप्टिमाइज कैसे करना है, या फिर ऑर्गेनिक तरीके से कैसे लीड्स लेके आनी है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये सेक्शन 5 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि वेबसाइट हमारी जो है वो फर्स्ट पेज पे रैंक करनी चाहिए, गूगल के फर्स्ट पेज पे, है ना। जैसे हम लोग कोई भी टर्म या फिर कीवर्ड सर्च करते हैं तो कोई वेबसाइट पहले नंबर पे दिखती है, कोई दूसरे पे दिखती है, कोई तीसरे पे दिखती है। तो मतलब कि अब जो पहले नंबर पे वेबसाइट दिख रही है तो उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा करा होगा जिसकी वजह से वो पहले नंबर पे है। तो यही सारी चीजें आती हैं हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट को मैं ऐसे कैसे ऑप्टिमाइज करूँ, या फिर उसमें क्या क्या चीजें ऐसी मैं करूँ ताकि वो पहले नंबर पे रैंक हो। तो ये सारी चीजें हम लोग सेक्शन 5 में सीखेंगे। ठीक है,
और जो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे वो इसी वेबसाइट पे करेंगे। तो यहाँ पर हमको अपनी वेबसाइट बनाना सीखना है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे कराना है वो सीखना है, ठीक है। और सपोज दैट कि आपने यहाँ पर वेबसाइट बनाई ही नहीं, तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि आपको फिर ये कुछ समझ नहीं आने वाला, जो हमारा ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें, सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो बीच में गैप मत करना, सारी चीजों को अच्छे से करना। और इसके बाद फिर सेक्शन 6 हमारे पास आएगा गूगल एड, है ना। गूगल पे एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट कैसे चलाना है, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पर आएंगी वीडियो एडवर्टाइजिंग पे, है ना। कुछ हम लोग ऐड देखते हैं जो स्किप कर सकते हैं, कुछ को हम स्किप नहीं कर सकते, तो वो कैसे चलाने हैं। होम पेज पे कुछ एडवर्टीजमेंट दिखते होंगे आपको यूट्यूब पे, वो कैसे चलाने हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे सेक्शन 6 में, गूगल एड में, ठीक है। इसके बाद फिर सेक्शन 7 में भी हमारे पास कुछ ये थोड़े से पार्ट आ जाते हैं, जैसे रीमार्केटिंग कैसे करना है ना, ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, अपनी वेबसाइट के लिए या फिर किसी की भी वेबसाइट के लिए कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद जो सेक्शन 8 आएगा, इसमें हम लोग सीखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, एडसेंस कैसे, ब्लॉगिंग कैसे करनी है ना। अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, यहाँ पर अमेजोन भी आएगा और फ्लिपकार्ट भी आएगा, ठीक है। दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएंगे। हम लोग अमेजोन पे भी सीखेंगे कैसे सेल करना है, अमेजोन पे कैसे अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, और फ्लिपकार्ट पे भी सीखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे भी कैसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट वगैरह करेंगे, कैसे उसको रैंक कराएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये 23 मॉड्यूल हमारे पास आएगा कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, या फिर आपको अगर अपनी कोई एजेंसी वगैरह ओपन करनी है तो उसको कैसे आप ओपन करोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे उठाने हैं, कैसे क्लाइंट को पिच करना है, कैसे ईमेल भेजना है, कैसे उसको आप मतलब कि नर्चरिंग करोगे, लीड फनल कैसे बनाओगे ताकि आपके पास लीड्स आ सके, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 23 में, सेक्शन 8 में, मॉड्यूल 23 में, ठीक है। इसके बाद अभी आपने देखा होगा मार्केट में आजकल एआई के बड़े सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, है ना। चैट जीपीटी कोई कंटेंट लिख के दे रहा है, कोई इमेज क्रिएट करके दे रहा है, कोई वीडियो बना के दे रहा है ना। तो सेक्शन 9 में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जितने भी एआई के टूल हैं, जितने भी मार्केट में आपको एआई के नाम सुनने के लिए मिल रहे हैं, वो सारे टूल हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 9 में, ठीक है। यहाँ पर जितने भी हमारे एआई है, चैट जीपीटी भी कवर करेंगे, वार्ड भी कवर करेंगे, है ना, मिड जर्नी भी कवर करेंगे, और भी कई सारे टूल हैं, उनको हम लोग एआई में कन्वर्ट करेंगे। और इसके बाद फिर ये सेक्शन 10 हमारा रहेगा, इसमें हम लोग करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन, है ना, कि सीवी कैसे बनाना है, अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कैसे बात करनी है, कैसे इंटरव्यू करना है, डेमो, सारी चीजें यहाँ पर होंगी हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन में, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से हमारा कोर्स रहेगा। इससे बाहर डिजिटल मार्केटिंग में और कुछ नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग में इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, जो भी सारी चीजें होती हैं वो इसी में होती हैं। बस यहाँ पे फर्क क्या होता है कि अब जैसे अभी शायद किसी ने बोला था परफॉर्मेंस मार्केटिंग, है ना। तो जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है वो डिजिटल मार्केटिंग ही है, अब लोगों ने उसका बस नाम चेंज कर दिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कि किसी बंदे ने आपको 10 लाख रुपए दिए, और आपने क्या करा कि उस 10 लाख को 20 लाख रुपए बना के उसको दे दिए, या फिर उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी कर दिया, जो भी चीजें हैं, तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, है ना। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपको गूगल एड चलाना आना चाहिए, बजट हैंडल करना आना चाहिए, उस चीज को आजकल लोगों ने नाम दे दिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें रहती है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका। बिल्कुल बेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग से, और लास्ट हम लोग करेंगे अपने एआई पे आके, ठीक है। जितने भी हमारे एआई के टूल हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लास्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज और देखने के लिए मिलेगी, जैसे हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे ये मॉड्यूल 1 है और यहाँ पर पहला टॉपिक है ये मार्केटिंग फाउंडेशन। तो इसमें देखो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल रही है, पहले तो आप इसको पढ़ो आराम से। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसी पीडीएफ की यहाँ पर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको पढ़ो, क्लास में पढ़ो। इसके बाद जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है, तो वो रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो अब देखो आपके पास 4 तरीके हो गए पढ़ने के। एक तो आप सबसे पहले क्लास में पढ़ोगे, दूसरा अपनी एलएमएस से पढ़ोगे, तीसरा एलएमएस की पीडीएफ से पढ़ोगे। अगर एलएमएस की पीडीएफ से समझ नहीं आता है आपको,
उसकी वीडियो देखोगे, ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका हो गया कि जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है और वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, फिर आप उससे पढ़ोगे। ठीक है, तो एट द एंड बहाना मत बनाना कि हम पढ़ नहीं पाए या फिर ये नहीं कर पाए। सारी चीजें आपको मिलेंगी, सारा कंटेंट मिलेगा, सारा सपोर्ट मिलेगा। क्वेश्चन पूछो, आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर दो, आपका उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हम लोग करेंगे अपने कोर्स में। यहां तक अभी किसी का डाउट है? सारी चीजें समझ आ रही हैं? कैसे कोर्स हम लोग आगे चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे? कितने मॉड्यूल थे हमारे? 18। मॉड्यूल सेक्शन कितने थे? नहीं यार, 10 sections 10. 10 थे, हाँ 10 थे, और मॉड्यूल हमारे 26 के आसपास थे या 23 थे। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग से पहले पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग क्या होता है, आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? अगर आप लोग बताना चाहोगे कि मार्केटिंग क्या होता है, चलो बताओ मेरे को कुछ थोड़ा सा आइडिया। marketing is simple creating awareness of your brand or any product. और बताओ और लोग बताओ। मार्केटिंग क्या होता है बताओ। अंजलि आप बताओ क्या होता है मार्केटिंग? साक्षी आप बताओ क्या होता है मार्केटिंग? अच्छा, ये मैं पहली क्लास में ही मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं आपसे बोल रहा हूँ और आप लोग मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे। अगली क्लास होगी, अगर मैं आपसे बोलूंगा और आप रिप्लाई नहीं करोगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये पहली क्लास है इसलिए आपने कैमरे बंद कर रखे हैं। अगली क्लास में अगर कैमरा ओपन नहीं होगा फिर भी आप लोगों को क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। और ये पूजा आप बताओ मार्केटिंग क्या होता है? Promote the buying and selling any products. हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। जैसे देखो अभी आपने बताया और आपने भी बताया कि हम लोग क्या करते हैं मार्केटिंग में, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस करते हैं। या Yes. फिर मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा Promote या फिर product. उनको सेल करूंगा, है ना। Yes. मार्केटिंग का सिंबल से यही तो कॉन्सेप्ट है ना, कि मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को या तो प्रमोट करते हैं या फिर सेल करते हैं। अब इसी चीज को आप डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्ट करो, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी हम क्या करेंगे, अपने Increasing reach. क्या? Reach. Increasing reach. हाँ Promoting our product digitally. Gathering more customers. हाँ, ये तो सारी एडवांटेज है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग को मार्केटिंग से कनेक्ट करो। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग में भी मेरे को क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। लेकिन किसका Yes. इस्तेमाल करके? इंटरनेट का इस्तेमाल करके, या फिर जो भी मेरे इंटरनेट के या फिर मेरे डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल करके। ठीक है, तो मार्केटिंग में भी मैं क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा या फिर सेल करूंगा। और डिजिटल मार्केटिंग में भी मैं क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा और सेल करूंगा, लेकिन किसका इस्तेमाल करके? डिजिटल चैनल्स का Digital इस्तेमाल platform. करके। ठीक है, डिजिटल चैनल सब देखो क्या होते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट, ये मेरा डिजिटल चैनल है ना। मेरा कोई एप्लीकेशन, ये मेरा एक डिजिटल चैनल है। या फिर मैं बोलूं कि मेरा, मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर बना रखा है, या फिर मैंने कोई भी इंस्टाग्राम का अपना पेज बना रखा है, फेसबुक पे पेज बना रखे हैं, जितने भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है ये सारे मेरे डिजिटल चैनल्स है। तो मेरे को अपने प्रोडक्ट को सेल करना है और प्रमोट करना है बाई डिजिटल चैनल्स, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसके अलावा देखो एक यहाँ पर हमारे एलएमएस में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, काफी अच्छी डेफिनेशन है वो।
अच्छा देखो, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, मार्केटिंग इज सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर। ठीक है, तो देखो मार्केटिंग तो इतनी डेफिनेशन है, कम से कम पता नहीं करोड़ों लाखों डेफिनेशन होंगी, लेकिन एट द एंड जो बात आती है वो यहाँ पर ये आती है कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, सेट ऑफ प्रोसेस फॉर। अब मेरे को मार्केटिंग में देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं कोई भी चीज क्रिएट करूंगा, है ना, मैं कोई भी प्रोडक्ट को पहले क्रिएट करूंगा तभी तो उसको सेल करूंगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करा या फिर मैंने कोई भी सर्विस क्रिएट नहीं करी और मैं उसको सेल करने लग जाऊंगा, है ना। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है किसी भी बिजनेस को करने की, कि आपको पहले कोई भी चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, क्रिएटिंग। सबसे पहले मैं कोई भी चीज क्रिएट करूंगा, फिर क्या करूंगा, उसको कम्युनिकेटिंग, लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये प्रोडक्ट क्रिएट करा है या फिर मैंने ये सर्विस क्रिएट करी है, और उसके बाद में उसको क्या करूंगा, डिलीवर्ड करूंगा। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या है, एक सेट ऑफ प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और उसको डिलीवर्ड करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग। लेकिन मैं डिलीवरी भी क्या करूंगा, वैल्यू टू कस्टमर। अब देखो वैल्यू का सिंपल सा मतलब है कि आपकी यूएसपी। अगर कोई भी बंदा आपको 10 रुपए दे रहा है तो आप उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, क्या आप उसको 10 रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, है ना। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू को सिंपली याद रखना अपनी यूएसपी से। अगर कोई मारुति सुजुकी की कार लेता है तो उसके माइंड में उसकी वैल्यू क्या है या फिर उसकी यूएसपी क्या है। अगर मारुति सुजुकी कोई कार लेने जा रहा है तो उसके दिमाग में यही चीजें चलती हैं कि मेरे को एक ऐसी कार चाहिए जो फ्यूल माइलेज मेरे को अच्छा दे दे, है ना। वो अगर मारुति की कोई कार लेने जा रहा है तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को भाई लग्जरी इंटीरियर चाहिए, लग्जरी उसमें डिजाइन चाहिए, वो ये चीज नहीं सोचेगा। क्योंकि मारुति की वैल्यू क्या है या फिर मारुति की यूएसपी क्या है, उसकी फ्यूल माइलेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग डिलीवर करते हैं ना, वो इनडायरेक्टली वैल्यू ही डिलीवर करते हैं। वैल्यू का मतलब होता है कि हमारी यूएसपी या फिर जो भी मेरा प्रोडक्ट है या फिर जो भी मेरा सर्विस है उसकी यूएसपी क्या है, उसको मैं डिलीवर करूंगा, उसके बदले में लोग मेरे को पैसा देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी एक डेफिनेशन है, सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर। वैल्यू का मतलब है मेरी यूएसपी, मैं डिलीवर क्या करूंगा, उसको यूएसपी डिलीवर करूंगा। अगर कोई मान लो रेड बुल पीता है ना, तो रेड बुल का सिंपल सा उसकी यूएसपी क्या है कि वो आपको एक एनर्जी देगी, है ना। अब कोई अगर रेड बुल पिएगा तो इसलिए तो नहीं पिएगा कि उसको टेस्ट अच्छा चाहिए, उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। तो ऐसे ही रेड बुल की अब एक तरह से यूएसपी क्या होगी कि जब आप उसको पियोगे तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी उसकी क्या होगी, एक तरह से वैल्यू होगी। मतलब कि आप 100 रुपए की अगर कैन खरीद रहे हो तो फिर वो आपको क्या कर रहे हैं, 100 रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में, एक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो वैल्यू का मतलब होता है यूएसपी, मतलब कि सामने वाले बंदे ने अगर आपको 10 रुपए दिए तो आपने 10 रुपए के बदले में उसको कितनी वैल्यू प्रोवाइड कराई, उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कोई भी चीज क्रिएट करूंगा, फिर लोगों को बताऊंगा उसके बारे में कि मैंने ये चीज क्रिएट करी है, और फिर मैं उसको डिलीवर्ड करूंगा। डिलीवर्ड में क्या करूंगा, अपनी यूएसपी डिलीवर करूंगा। ठीक है, यूएसपी का, यूएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, पता है किसी को? यूनिट सेलिंग Unique प्राइस। unique select price. यूनिक सेलिंग प्राइस। Price. यूएसपी की फुल फॉर्म यही होती है। ठीक है, मतलब कि आपके प्रोडक्ट के बारे में यूनिक चीज क्या है ना। मैं आपका प्रोडक्ट खरीदूं तो क्यों खरीदूं, या फिर मैं अगर कोई कार लेने जा रहा हूँ, मैं उस कार की कंपनी के पास जाऊंगा तो यही चीज मैं बोलूंगा कि भाई मैं आपकी कार खरीदूं तो क्यों खरीदूं। आप लोगों ने भी यहाँ पर एडमिशन लिया होगा तो आप लोगों ने भी ये चीज काउंसलर से पूछी होगी कि भाई हम आपका ही कोर्स क्यों लें, मार्केट में तो इतने लोग हैं, है ना। आपको कोई ना कोई यूएसपी दिखी होगी, कोई ना कोई वैल्यू दिखी होगी, तभी आपने उसको परचेज करा है ना। जितनी भी आप लोगों की फीस है, 40,000, 30,000, 50,000, जो भी फीस है, तो आपको 50,000 के बदले में कुछ ना कुछ वैल्यू दिखी है, इसीलिए आपने एडमिशन लिया है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वैल्यू या फिर यूएसपी। ठीक है, अभी कोई मैं कोर्स बना दूं और उसकी वैल्यू इतनी ना हो, अब मैं सामने वाले बंदे से चार्ज कर लूं कि भाई आप मेरे को 50,000 रुपए दे दो और मैं आपको कोर्स करा दूंगा, लेकिन उसकी अगर 50,000 इतनी वैल्यू नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि मैं ज्यादा लंबा मार्केट में नहीं टिक सकता। तो वैल्यू का मतलब है कि आपकी यूएसपी।
यहाँ पर हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और डिलीवर करते हैं वैल्यू टू कस्टमर। अब देखो वैल्यू में क्या क्या चीजें आ सकती हैं या फिर आपकी यूएसपी क्या क्या चीजें बन सकती हैं। तो सबसे पहली वैल्यू आपकी क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कहते हैं ना कि किसी भी बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे होती है कि हम लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, वो एट द एंड क्या कर रहा है, सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मैं सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, वो मेरे को उसके रिटर्न में पैसे ला के दे देगा। डिजी परफॉर्म भी क्या कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा है। मार्केट में इतने सारे लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो इन्होंने क्या करा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया आप लोगों को और आपसे पैसे ले लिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और आपने उसके बदले में क्या किया, हमको पैसे दे दिए। तो किसी भी जो मैं एक तरह से बिजनेस की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही होती है। ठीक है, तो ये तो आपकी इनडायरेक्टली बोल लो या फिर डायरेक्टली बोल लो, ये तो आपकी हमेशा वैल्यू रहने वाली है ही। आप क्या करोगे कि ये तो वैल्यू आपकी रहेगी। आप बोतल भी बना रहे हो या फिर फोन बना रहे हो, लैपटॉप बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें इनडायरेक्टली ये फैक्टर तो आ ही जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब ऐसे ही मैं देखता हूँ कि मैं पेमेंट टर्म को अपनी यूएसपी कैसे बना सकता हूँ। तो पेमेंट टर्म को हम अपनी यूएसपी कैसे बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लूं, तो सबसे पहले जो कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन था ना, वो फ्लिपकार्ट ही लेके आया था, है ना। उसके बाद से फिर अमेजोन ने भी कैश ऑन डिलीवरी करना शुरू कर दिया। तो जो सीओडी वाला कॉन्सेप्ट था या फिर जो कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन था, वो फ्लिपकार्ट की क्या बन गया, एक तरह से यूएसपी बन गया। और वो यूएसपी उन्होंने किस पे बनाई थी, पेमेंट टर्म पे। या फिर एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जैसे पेटीएम मान लो, तो पेटीएम के थ्रू पहले क्या होता था कि कैशबैक वो देता था। तो लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ गया कि यार अगर मेरे को ट्रांजैक्शन करनी है ना, तो मैं पेटीएम के थ्रू करूंगा और मेरे को थोड़ा सा कुछ कैशबैक उसमें मिल जाएगा, 5% 10% जो भी था। ठीक है, तो अब जो पेटीएम ने अपनी यूएसपी कैसे बनाई, पेमेंट टर्म पे, कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो, आप पेमेंट भी आपका आसानी से हो जाएगा और उसके बदले में हम आपको कुछ कैशबैक भी दे देंगे। तो ये हमारी पेमेंट टर्म को हम ऐसे अपनी वैल्यू बना सकते हैं या फिर ऐसे यूएसपी बना सकते हैं। अब ईएमआई का बड़ा ऑप्शन आ गया है ना। कोई बिजनेस ऐसा हो जो ईएमआई का ऑप्शन दे रहा है और कोई बिजनेस ऐसा है जो ईएमआई का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो लोग आज ज्यादातर किसके साथ जाते हैं कि अच्छा मैं इस कंपनी से ये प्रोडक्ट बाई कर लेता हूँ, यहाँ पर ईएमआई का ऑप्शन है तो आराम से इसको मैं देता रहूंगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पेमेंट टर्म को अपनी वैल्यू बना सकते हैं। पेमेंट टर्म को ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी यूएसपी बना सकता हूँ। ऐसी प्राइसिंग को मैं अपनी यूएसपी बना सकता हूँ। अगर मेरा कॉम्पिटिटर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मैं उसको 95 का सेल कर दूंगा। अगर मैं 100 रुपए का सेल ना करके अगर उसको 99 का भी सेल करूंगा, फिर भी लोग मेरे पास आएंगे, क्योंकि उनके माइंड में एक तरह से यही कॉन्सेप्ट जाएगा कि भाई ये तो 90 रुपए का है। ये किसी को, ये हमारे माइंड में नहीं जाती ये चीज कि 1 रुपया ही तो कम है ना। तो ऐसे ही अब प्राइसिंग को मैं अपनी यूएसपी कैसे बना सकता हूँ कि सामने वाला बंदा अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 90 रुपए का प्रोडक्ट में सेल कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही देखो डिलीवरी को मैं अपनी यूएसपी कैसे बना सकता हूँ। अगर मेरा कॉम्पिटिटर 7 दिन में कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, तो मैं उसको 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा, ये मेरी यूएसपी बन गई। ऐसे ही देखो आजकल बड़े जो ऐप हैं वो बड़े ट्रेंडिंग में है कि हम 10 मिनट में आपके घर में सामान पहुंचा देंगे, ग्रोसरी आपके घर में हम 10 मिनट में ला देंगे, है ना। 30 मिनट में हम आपको पिज्जा खिला देंगे, 30 मिनट में अगर पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो हम आपको फ्री में दे देंगे। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो किसके होते हैं, डिलीवरी के होते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि डिलीवरी को ही अपनी यूएसपी बना लिया कि हम क्या करेंगे, 10 मिनट में आपके घर में सामान पहुंचा देंगे, बात खत्म। तो इनका जो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, या फिर जो यूएसपी है वो क्या है, डिलीवरी, है ना। इन लोगों का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक सामान को उठा के दूसरे घर में पहुंचा रहे हैं बस। तो ऐसे हम लोग डिलीवरी को भी अपनी वैल्यू बना सकते हैं। सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट को भी मैं अपनी यूएसपी बना सकता हूँ। अच्छा, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट को कौन लोग इस्तेमाल करते होंगे, या किस टाइप का बिजनेस है जो सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट को अपनी वैल्यू बनाता है, बताओ आप। बैंकिंग। Sir, banking sector like GPay or हाँ, हाँ, जैसे बैंकिंग है ना, हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अपना घर का जो भी गोल्ड वगैरह होता है वो उनके लॉकर में रखते हैं, या फिर जो हमारे पैसे होते हैं वो हम बैंक में रखते हैं। वो किस लिए रखते हैं, क्योंकि वो लोग हमको क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, हमको उन पे ट्रस्ट है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं एक्सक्लूसिविटी की बात करूं तो ये कौन लोग यूज करते होंगे, थोड़ा सा बताओ आप लोग मेरे को।
तो फैशन सेगमेंट करता होगा से एक्सक्लूसिव एक- कुछ डिजाइन्स। कुछ एग्जांपल बताओ मेरे को तो कैसे। जैसे अगर हम बात करें कि कुछ मोटे लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कुछ ब्रांड्स निकालती है कि उनका साइज जैसे 4XL 5XL, तो वो हम्म, फैशन में सेगमेंट में बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है। और भी बहुत सारे होंगे जैसे माइंड में नहीं आ रहा। और बताओ, और किसी को अगर माइंड में आ रहा हो तो। एक्सक्लूसिव तो हम किसी भी बिजनेस में कर सकते हैं। कैसे? एनीथिंग Fine jewelry एक्सक्लूसिव दे delivery हैव। types. बताओ। कुछ फाइन ज्वेलरी या कुछ ऐसे फ्रेजाइल आइटम की डिलीवरी टाइप्स में। हाँ, लेकिन मेरे को क्या करना है कि मार्केट में ना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेरे को मार्केट में एक्सक्लूसिव रहना है, मतलब कि लिमिटेड रहना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, जितने भी लग्जरी ब्रांड है, ये जारा और गुची गुची जो भी है, ये लोग क्या करते हैं कि जब भी अपना कोई भी यूनिट निकालते हैं या फिर कोई भी नया कॉन्सेप्ट निकालते हैं कपड़ों का, और सपोज दैट कि उन्होंने उनके कपड़े पूरे सेल नहीं हुए, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको 50% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट में नहीं लगाते, वो लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। उसको वो लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसमें आग बाग लगा देंगे, लेकिन उनकी सेल कभी नहीं लगाते। वो इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि वो मार्केट में थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होना चाहते हैं। तो इसको भी हम लोग अपनी यूएसपी बना सकते हैं ना, कि सामने वाले बंदे के दिमाग में ये चीज चली जाती है कि भाई अभी ये प्रोडक्ट आया है, इसको जल्दी से मैं बाई कर लेता हूँ, अगर मैं इसको बाई नहीं करूंगा तो ये मेरे को नहीं मिलेगा, है ना। तो हम इस साइकोलॉजी के साथ भी खेल सकते हैं, और जो ज्यादातर जो लग्जरी ब्रांड होते हैं वो इसी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। तो एक्सक्लूसिविटी को भी मैं अपनी यूएसपी बना सकता हूँ। इसके अलावा और क्या यूएसपी हो सकती है मेरी? मतलब ये तो थोड़े से बस ये टाइप है, इसके अलावा आप अपनी यूएसपी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा और क्या यूएसपी क्रिएट कर सकते हो आप लोग? आपको अपना बिजनेस ओपन करना है तो क्या यूएसपी ऐसी रखोगे? अभी कौन था वो बिजनेस जिसको क्रिएट करना था? प्राइस फैक्टर वगैरह। प्राइस फैक्टर, हाँ चलो। तो और क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, चलो इसको ये तो कर ही दोगे। अभी मेरे को ये बताओ कि मेरे को क्या करना है। मेरे को अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का ही। मैं भी कोर्स ही कराऊंगा और डिजिटल मार्केटिंग का ही कोर्स कराऊंगा। अब मेरे को बताओ मैं ऐसी क्या यूएसपी अपनी रखूं ताकि मैं मार्केट में स्टैंड कर सकूं, क्योंकि पहले से इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, ये तो मेरे को खड़ा ही नहीं होने देंगे। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्या यूएसपी में लेके आऊं? लेस एफिलिएशन विद प्राइस। सम अदर यूनिवर्सिटी एंड कुछ आउटसाइड कंट्री यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल पैसे किसी नहीं है मेरे यूनिवर्सिटी, पास। मतलब किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर सकते हैं या उनसे पैसे। एफिलिएट कर सकते हैं कोर्स को, सो दैट जो कोर्स है उसको भी सीख सकते हैं और उसके साथ जो सर्टिफिकेशन होगा वो किसी आउटसाइड कंट्री किसी यूनिवर्सिटी का हो सकता है। हाँ हाँ। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो नहीं करा रहे हो उस तरह का हम्म, कुछ कर सकते हैं। चलो ठीक है। Adding extra material to the course, charging less fees. हम्म। तो देखो, एक तो ये जैसे ये भी चलो ठीक कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है इनके साथ टाई अप करके मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें पैसा बहुत लगेगा, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अब क्या करूँ? Simple charging less fees and adding extra benefits. एक्स्ट्रा बेनिफिट? क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट? एक स्टूडेंट को क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए? For example, if competitive competition is giving 10 modules हाँ। in this price, we can हम्म, offer 15 modules, 14 modules, extra modules. Like if they are not providing something in this price, so we हम्म। can provide extra education or extra training content to them. So that is the extra जॉब benefit for the अपॉर्चुनिटीज students. एंड जॉब असेसमेंट कुछ अच्छी कंपनीज के साथ वो तो एडिशन में। सब करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने एआई टूल्स ऐड कर रखे हैं अपने कोर्स में, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट डोंट प्रोवाइड इट अभी तक। हाँ, अभी बाकी के इंस्टीट्यूट में एआई हाँ। का वो नहीं है। हाँ, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ऐड हाँ, कर सकते हो। ऐसे ही एक और है एलएमएस का कॉन्सेप्ट। एलएमएस का कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ था वो डीजी परफॉर्म ने स्टार्ट किया था, अब तो खैर बाकी सारे लोग इंस्टीट्यूट करने लगे हैं, बट जो एलएमएस का कॉन्सेप्ट था वो डीजी परफॉर्म ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और बताओ कुछ ठीक सा बताओ। ये तो सारे लोग कर रहे हैं, हर कोई बोलता है कि हम आपको बैकअप क्लास दे देंगे, एक्स्ट्रा क्लास करा देंगे, प्लेसमेंट दे देंगे। और कुछ?
तो कोर्स ही फ्री कर दो। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा? सैलरी कहाँ से दूंगा मैं? सर कुछ जहाँ पे अभी डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस नहीं है, जैसे अभी जोधपुर में डिजिटल मार्केटिंग के तो अवेयरनेस नहीं है, उस एरिया को कैप्चर करना। अच्छा, उस एरिया को मैं कैप्चर कैसे करूंगा? उस एरिया को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही कर सकते हो आप कैप्चर। हाँ, मार्केटिंग ट्रेडिशनल के थ्रू। मार्केटिंग। हाँ, ठीक है, चलो इसके अलावा क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं ये बोलूँ स्टूडेंट से कि आप मेरा कोर्स बाई करो, लेकिन आपको फीस तब देनी है जब आपका प्लेसमेंट हो जाए, उससे पहले आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, या प्लेसमेंट उससे पहले कोई भी फीस नहीं आपको देनी। तो क्या लगता है? So that Sounds can be attractive. done, but वो तो Yes. equivalent to free हो गया ना। नहीं, लेकिन मैं ये फ्री का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने प्लेसमेंट आपका करा दिया फिर आप मेरे को फीस देना। अगर आपका प्लेसमेंट आपसे नहीं होता है लेट्स सपोज अ स्टूडेंट आपसे प्लेसमेंट नहीं लेता है, बाहर से खुद प्लेसमेंट ले लेता है, देन इट इज अ लॉस टू द कंपनी। हम्म, तो मेरिट का ऐसा तो मीन्स कुछ ले मैंडेटरी सकते हो नहीं हो कुछ। सकता ना कि प्लेसमेंट आपके थ्रू ही लेनी है। दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ हाँ, तो इसके लिए फिर मेरे को क्या करने का, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, है ना? तो हम्म। और मेरिट का मीन्स भी कर सकते हो, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एजुकेशन या इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो वो फ्री दे सकते हो। मतलब 10 स्टूडेंट हैं तो 5 को मेरिट का मीन्स में ले सकते हो। हाँ एजुकेशन लोन ऐड कर भी एक सकते हैं। यूएसपी ऐड हो जाएगी ना कि जितने भी हम लाइक बिलो पॉवर्टी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये कोर्स हम ऐसे ही कराते हैं। फॉर 40 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट को करा दिया, 5 को करा दिया, डिपेंड्स कितने पॉवर्टी वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें। हाँ हाँ तो एक हाँ यूएसपी हो जाएगी उस इंस्टीट्यूट की कि ये फ्री में भी कराते हैं, और एडिशनल चार्ज जो बाकी जो दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो फीस भी देंगे आपको। तो हाँ दोनों हाँ चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, स्कॉलरशिप वगैरह अगर मैं या ऐड कर दूँ एग्जैक्टली। तो हाँ थोड़ा जी। सा ये एडवांटेज रहेगा, है ना? हाँ ऐसे ही मैं ईएमआई वाला ऑप्शन कर सकता हूँ, है ना? जी। अगर फीस ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, उनसे बोलूंगा कि आप इंस्टॉलमेंट में आप आराम से मेरे को पे कर दो, ठीक है? जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि आप कोर्स कर लो, उसके बाद अगर आपका प्लेसमेंट हो तो मेरे को फीस दे देना, इसमें डिफिकल्टी बहुत आएंगी, है ना? तो कोई भी आ जाएगा कोर्स करने, यहाँ मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो ये चीज हम लोग नहीं कर सकते। बाकी के हाँ, ये चीज हम लोग कर सकते हैं, टाई अप कर लूँ मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोई चला दूँ, या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट में ला सकता हूँ, वो सारी चीजें कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा, सपोज दैट कि मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा, कोई बंदा कोई मॉड्यूल नहीं पढ़ा रहा है या फिर कम मॉड्यूल पढ़ा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपने सिलेबस में थोड़े से मॉड्यूल और ऐड कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, हम लोग अपनी यूएसपी ऐसे ही क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो यूएसपी क्रिएट करने के लिए सबसे पहली मेरी स्टेप क्या होगी? अच्छा, मेरे को अगर अपना बिजनेस करना है तो सबसे पहली स्टेप मेरी क्या होगी? क्या करना चाहिए सबसे पहले मेरे को? आई नीड टू थिंक मुझे कौन सा बिजनेस करना है। फिर फिर उसके बाद मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी है कि मुझे कैसे करना है। हाँ, प्लानिंग उसके करेंगे लिए या मुझे फिर हाँ प्लेस चाहिए है, मुझे ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है। सो लॉट्स ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्ड। हाँ हाँ, तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होता है, तो जो सबसे पहले हम लोग करते हैं ना, वो करते हैं अपनी कॉम्पिटिटर एनालिसिस, है ना? कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, किस प्राइस में कर रहा है, उसकी यूएसपी क्या है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो कैसे मार्केट में ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, या फिर मार्केट में कैसे ट्रेंड बना रहा है। मेरे को ये चीज जरूर ऑब्जर्व करनी है जब भी हम लोग इन फ्यूचर बिजनेस वगैरह करेंगे, ठीक है? इसके अलावा हम लोग यूएसपी अपनी और क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी यूएसपी बना सकते हो। ये जस्ट एक एग्जांपल था कि कुछ इस तरह की यूएसपी वगैरह होती है। अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हम अपनी यूएसपी को कैसे डिलीवर्ड करेंगे। मतलब कि मैंने कोई अपनी यूएसपी बना ली तो मैं उसको कैसे डिलीवर करूंगा। अब कोई भी बिजनेस की मैं बात करूं तो वो दो तरह का ही होता है, या तो मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल करूंगा या फिर मैं कोई भी सर्विस सेल करूंगा, है ना? मेरी कोई यूएसपी है तो मैं क्या करूंगा, उस यूएसपी को या तो मैं अपने सर्विस में डालूंगा या फिर मैं अपने प्रोडक्ट में डालूंगा। अगर मैं प्रोडक्ट क्रिएट करता हूं तो थोड़ा सा मेरे को एडवांटेज मिल जाएगा कि मैं उसकी मार्केटिंग इजीली कर सकता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है कि लोग उसको फील एंड टच कर सकते हैं, उसको एटलीस्ट चला के देख सकते हैं। हम लोग जैसे लैपटॉप वगैरह लेने जाते हैं तो हम लोग उसको देख लेते हैं ना, थोड़ा सा ऑन करके भी देख लेते हैं, और थोड़ा सा उस पर कुछ वीडियो प्ले करके भी देख लेते हैं कि इसके साउंड या फिर इसमें से जो हमको साउंड मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, इसकी डिस्प्ले एचडी है या फिर नहीं है, या फिर इसका कैमरा अच्छा काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा,
है ना। तो प्रोडक्ट के केस में थोड़ी सी हमको एडवांटेज मिल जाती है कि आप इजीली मार्केट में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन सर्विस के केस में थोड़ी सी हमको डिफिकल्टी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि लोग इजीली ट्रस्ट नहीं करते, है ना। और जनरली एक पहले एक कहावत बड़ी फेमस थी कि जिस बंदे ने LIC की जो प्रीमियम जो रहते हैं, LIC की या जो पॉलिसी रहती है, जिस बंदे ने LIC की पॉलिसी वगैरह सेल कर ली, वो बंदा कुछ भी कर लेगा, है ना। क्योंकि क्या है कि LIC में वो क्या सेल करने जा रहा है, सर्विस सेल करने जा रहा है। और सर्विस भी क्या सेल करने जा रहा है कि भाई आप मर जाओगे तो आपको आपके घर वालों को पैसे मिल जाएंगे, वो ये सर्विस सेल करने जा रहा है। आज के टाइम में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर आज के 10 साल बाद LIC की मैं बात करूं या फिर 15 साल पहले, बाद नहीं पहले, है ना, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि लोग पॉलिसी वगैरह, LIC की पॉलिसी वगैरह ज्यादा नहीं लेते थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आज के टाइम में तो हर कोई इतना अवेयर हो गया है, वो पहले से ही अपनी पॉलिसी वगैरह करा लेता है। तो जब भी मैं अपनी वैल्यू को डिलीवर करूंगा या फिर जब भी मैं अपनी USP को डिलीवर करूंगा, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं प्रोडक्ट के थ्रू करूंगा उसको डिलीवर, या फिर मैं अपने सर्विस के थ्रू करूंगा। प्रोडक्ट के केस में एडवांटेज मेरे को मिलेगा, जाहिर सी बात है, सामने वाला बंदा आएगा, मेरा प्रोडक्ट जो भी है उसको फील एंड टच करके देख सकता है, वो एटलीस्ट उसको चला के देख सकता है। लेकिन सर्विस के केस में क्या होगा कि सामने वाले को ट्रस्ट या सामने वाले का ट्रस्ट गेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर आपको एक अच्छे सेल्समैन की जरूरत पड़ेगी सर्विस वाले केस में, है ना। क्योंकि सर्विस को कोई भी बंदा फील एंड टच नहीं कर सकता। वो उस चीज को अगर उसको फील करना होगा तो कब करेगा वो, या तो उसको बाई करेगा तब करेगा। ऐसे ही आप लोगों ने भी अगर देखा होगा, आप लोगों ने डेमो क्लास ली होगी या फिर नहीं ली होगी पता नहीं, लेकिन एट द एंड देखो डिजी परफॉर्म भी क्या सेल कर रहा है, बताओ मेरे को, प्रोडक्ट सेल कर रहा है या फिर वो सर्विस सेल कर रहा है? सर्विस 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 सेल कर रहा है। और ऐसा हुआ क्या कि आपने पहले दिन कॉल किया और पहले दिन ही आप लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, नो है ना। आप लोग और भी जगह रिसर्च किया होगा, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने डेमो क्लास भी ली है। किसने ली थी डेमो क्लास? हाँ, है ना। तो सर्विस के केस में क्या होता है, जनरली यही कॉन्सेप्ट रहता है कि मेरे को क्या करना है, सामने वाले का ट्रस्ट गेन करना है। और सामने वाले का ट्रस्ट मैं कब गेन कर सकता हूं, जब वो एटलीस्ट उसको बाई करे, या फिर कुछ हम लोग ऑफर वगैरह चाहते हैं, फ्री डेमो क्लास ले लो, 7 दिन की फ्री वर्कशॉप कर लो, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो सर्विस को सेल करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है और प्रोडक्ट को सेल करना थोड़ा सा कम डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट दोनों ही है। प्रोडक्ट भी इजीली सेल नहीं होता, उसके लिए भी हमको 4 तरह की चीजें करनी पड़ती हैं, ऑफर्स वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हमारी इंडियन ऑडियंस है वो थोड़ी सी इस टाइप की है, क्या कर सकते हैं, है ना, कि वो प्रोडक्ट को थोड़ा सा इजीली समझ लेते हैं। अब जैसे अगर मैं इंडियन ऑडियंस की बात करूं तो वो डिजिटल मार्केटिंग को भी नहीं समझते। आप लोग अभी अपने फादर या फिर मदर से बोलो कि हम आपका बिजनेस क्या करेंगे, ऑनलाइन लेके जाएंगे, वो रेडी हो जाएंगे? हो जाएंगे? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यस, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज। नहीं, चलो अब वो उधर तो हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं अभी वो लोग भी कतराते हैं कि यार ऑनलाइन क्या होगा, ऑनलाइन में क्या होता है। या फिर जैसे अमेजोन आया था तो स्टार्टिंग में लोगों ने बोला था नहीं कोई भी नहीं लेगा इनसे, कि कोई क्यों ही ऑनलाइन ऑर्डर कराएगा जब बाजार में जाके हम लोग बाई कर सकते हैं। बट आज सारे लोग ऑनलाइन बाई करते हैं। स्विगी जोमेटो आए थे, तो थोड़ा सा हमारी इंडियन ऑडियंस ऐसी है कि वो थोड़ा सा टाइम लगाती है चीजों को करने में, लेकिन जब वो करती है फिर दिल खोल के ही करती है। उसको फिर अमेजोन का वो ओनर कौन है, जेफ CEO, बेजोस। हाँ जेफ बेजोस, है ना, उसको फिर नंबर 1 ही बना दिया। तो ऐसे ही थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आपको अपनी यूएसपी डिलीवर करनी होगी तो 2 तरह से आप कर सकते हो, या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस। इसके अलावा भी कोई रास्ता है क्या? इसके अलावा भी कोई रास्ता है क्या कि आप अपनी वैल्यू डिलीवर कर दो या फिर अपनी यूएसपी डिलीवर कर दो, है ना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो आपको सर्विस सेल करनी पड़ेगी या फिर आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। अब ऐसे ही थोड़ा सा हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ग्रोथ ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, 2 फैक्टर ऐसे थे जिन्होंने मार्केटिंग ग्रोथ को
अफेक्ट किया था। तो सबसे पहला था कस्टमर नीड और दूसरा था टेक्नोलॉजी। ठीक है, कस्टमर नीड जब भी चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली जो मार्केटिंग की ग्रोथ है वो चेंज होती है। जैसे मैं आजकल अगर मैं फोन की बात करूं तो आजकल देखो कितने तरह के फोन आने लगे हैं। फिलिप का फोन आ रहा है, 360 कैमरे का भी फोन आ रहा है ना। और पहले क्या होता था कि एक कैमरे में ही हमारा काम हो जाता था, लेकिन आज के टाइम में हमको 3-3 कैमरे चाहिए। पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोग भाई 5% या फिर 5x जूम होता था तो काम चल जाता था। आज के टाइम में हमको मून की भी फोटो लेनी है ना। तो जैसे जैसे हमारी कस्टमर नीड चेंज होती जाती है वैसे वैसे हमारी मार्केटिंग ग्रोथ भी चेंज होती जाती है। ठीक है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आएगा तो उससे क्या होता है, हमारी मार्केटिंग ग्रोथ चेंज होती है। या तो कोई टेक्नोलॉजी आएगी, हमारी मार्केटिंग ग्रोथ बढ़ेगी या फिर घटेगी। जैसे आज के टाइम में देखो एआई जैसे आ गया है तो मार्केटिंग ग्रोथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लोग आजकल एआई के थ्रू स्टार्टअप कर रहे हैं, लोग एआई के थ्रू प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं, लोग एआई के थ्रू रील्स बना रहे हैं, अपना यूट्यूब का चैनल ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मार्केटिंग ग्रोथ बढ़ रही है। ऐसे ही अगर टेक्नोलॉजी कभी आएगी, टेक्नोलॉजी में जैसे अभी हम लोग कर रहे थे एआई वाला जो एग्जांपल था वो टेक्नोलॉजी का ही था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है उसके हिसाब से भी मार्केटिंग ग्रोथ चेंज होती है, और जैसे जैसे कस्टमर नीड चेंज होती है उस हिसाब से भी हमारी मार्केटिंग ग्रोथ अप होगी या फिर डाउन होगी। पहले लोगों को जनरली क्या होता था कि 1 GB डाटा वो 1 महीने तक चला लेते थे, लेकिन आज के टाइम में वो 1 GB डाटा 2 घंटे में या 3 घंटे में खत्म कर देते हैं। तो अब ये क्या हुआ है, कस्टमर नीड चेंज हुई है। तो कस्टमर नीड चेंज हुई है, उसके हिसाब से मार्केटिंग भी चेंज हुई है, मार्केटिंग ग्रोथ भी चेंज हुई है। जियो ने जब अपना ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था तो आपको याद होगा ये जो वोडाफोन और एयरटेल ये कंपनियां थी एकदम से डाउन में चली गई थी। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, जब भी कस्टमर नीड चेंज होगी तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। या तो मार्केटिंग ग्रोथ बढ़ेगी या फिर मार्केटिंग ग्रोथ कम होगी। ऐसे ही टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। डिजिटल मार्केटिंग आया, डिजिटल मार्केटिंग एक नई टेक्नोलॉजी आई है, तो कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो भी कर रहे हैं और कुछ लोग ग्रो नहीं भी कर पा रहे, है ना। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भाई मैंने अमेजोन पे अपना स्टोर बनाया और मेरे को अच्छी सेल हो रही है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने अमेजोन पे स्टोर बनाया और मेरी सेल ही नहीं हो रही। तो ये सारे कॉन्सेप्ट किसके रहते हैं, टेक्नोलॉजी के रहते हैं। तो जो हमारी मार्केटिंग ग्रोथ होती है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है, पहला कस्टमर नीड और दूसरा टेक्नोलॉजी, है ना। कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग भी मेरे को चेंज करना है। मेरा कोई भी प्रोडक्ट है या फिर मेरी कोई भी सर्विस है, मैं क्या करूंगा, उसको कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। और अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो मेरे को क्या करना है, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अपने आप को चेंज करना है या फिर अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एग्जांपल लूं अगर कस्टमर नीड का, तो आज से 10 साल पहले या फिर 12 साल पहले हर किसी के हाथ में नोकिया का फोन होता था, है ना। हर कोई नोकिया यूज करता था। नोकिया के पास अगर मैं मोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो उनके पास 90% शेयर था, मतलब कि 100 अगर फोन होते थे तो 100 में से 90 लोग नोकिया का फोन ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया। अगर कोई भी कंपनी अपने आप को कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रही है तो वो मार्केट में नहीं टिक पाएगी, वो मार्केट से बाहर हो जाएगी। ठीक है, ओप्पो और वीवो ये लोग इंडिया में आए, इन्होंने इंडिया की ऑडियंस को समझा कि इंडिया की ऑडियंस को क्या चाहिए, बड़ा फोन चाहिए लेकिन सस्ते दाम में चाहिए। उनको टच स्क्रीन भी चाहिए, स्क्रीन उसकी बड़ी भी होनी चाहिए लेकिन उसके पैसे कम होने चाहिए। तो ओप्पो और वीवो ने क्या करा, ऐसा फोन लॉन्च करा, है ना। तो उन्होंने कस्टमर नीड को समझा, अपना फोन लॉन्च करा। नोकिया जो इतनी बड़ी कंपनी थी आज फिर वो क्या हुई, वो मार्केट से बाहर हो गई। आज नोकिया देखो अपने इतने सारे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, फोन लॉन्च कर रही है, लेकिन फिर भी वो कम बैक नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी और ज्यादा चेंज हो गई है। अब टेक्नोलॉजी क्या चेंज हो गई है, अब क्या चाहिए, अब लोगों को फ्लिप वाला फोन चाहिए। पहले सिर्फ टच स्क्रीन चाहिए होता था, अब फ्लिप वाला चाहिए। अब उनको फोल्ड वाला फोन भी चाहिए। अब उनको फोन ऐसा चाहिए कि भाई उससे चंद्रमा की फोटो भी आ जाए, मून की फोटो भी आ जाए, है ना। तो यही चीज होता है कि आपको कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। हम लोग कभी भी अपने माइंड में ये चीज सोच के नहीं बैठ सकते
कि मैंने एक बार ही अपना प्रोडक्ट बना दिया, अब तो ये प्रोडक्ट को कोई बीट कर ही नहीं सकता, या फिर अब तो मैंने एक बार प्रोडक्ट बना दिया, अब मेरे को इसमें कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सबसे पहला रूल है ग्रोथ का, किसी भी कंपनी की ग्रोथ का, कि आपको क्या होना, कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ेगा। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, उसी सेगमेंट में क्या करोगे, आप भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। अच्छा, जैसे एप्पल है, एप्पल आईफोन का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो आजकल देखो सैमसंग क्या कर रहा है, फ्लिप के फोन भी निकाल रहा है ना, फोल्डेबल फोन भी निकाल रहा है, और उससे आप मतलब कि फोटो भी ले सकते हो, मून की फोटो क्लियर ले सकते हो। लेकिन एप्पल ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है कि वो टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे रह रहा है, या फिर क्या ऐसा कोई टाइम आएगा क्या कि नोकिया की तरह लोग आईफोन को भी भूल जाएंगे? बताओ क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? आईफोन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है अपने आप को क्या? यस, चेंज तो कर रहा है, ये सब कर डिजाइन रहा में है। नहीं कर रहा, बट यस टेक्नोलॉजी में तो आईफोन इज एडवांस्ड अभी तक तो। कौन सी कैमरा टेक्नोलॉजी? चेंज करता है हमेशा, बैटरीज चेंज करता है। अच्छा, बैटरी चेंज करता है। आई मीन चेंज इन एज इन कि उसका एमएच बढ़ा देता है, थोड़ा सा पावर बढ़ा देता है। कैमरा क्वालिटी चेंज करता है, पिक्सल्स चेंज करता है, जूम इन जूम आउट चेंज करता है। बिजनेस के लिए जितने फीचर्स आईफोन प्रोवाइड करता है, आई डाउट कोई और प्रोवाइड करता है। हाँ, वो एग्जैक्टली। नहीं करता ये, बात ठीक है बिल्कुल, है ना। सिक्योरिटी अभी आईफोन की कोई बीट नहीं। अब गूगल आया है, बट गूगल का पिक्सल आया है, लेकिन सिक्योरिटी वाइज अभी तक तो मार्केट में सिक्योरिटी है। उसने अपना एडवांटेज बनाया हुआ है। सो अभी तक यस, आईफोन में ऐसे फीचर्स हैं कि अदर कंपनी सिंगल हैंडली कैन नॉट बीट इट। फ्यूचर में करेंगी तो यस, लोग आईफोन से मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखो यही कॉन्सेप्ट है कि जो आईफोन अपनी मार्केटिंग कर रहा है ना, वो एक अलग तरह से कर रहा है ना। वो ये बोलता है कि भाई, और आईफोन ने जनरली ये शायद, ये या तो मैंने चीज सुनी होगी, उसने इंटरव्यू में ये बोला भी था कि जो आईफोन हम लोग बना रहे हैं ना, वो नॉर्मल यूज के लिए है ही नहीं। हम लोग बनाई उनके लिए रहे हैं जो लोग बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, या फिर उनका डाटा कुछ वो सिक्योर रखना चाहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बना रहे हैं, है ना। बट वो तो चलो आजकल थोड़ा सा लोग पैसे वाले हो गए हैं, तो हर कोई आईफोन ले लेता है। बट आईफोन, हाँ ये है कि वो मार्केट में रहेगा। उन्होंने जो वो अपनी टेक्नोलॉजी करते हैं वो अलग लेवल पे करते हैं। जैसे अभी वो कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आए थे 15 में, क्या कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो? वीडियो का 14 में ही लॉन्च कर दिया था वो कॉन्सेप्ट तो उन्होंने। नहीं, अभी उन्होंने कुछ करा है, वो टाइटेनियम करके था, या मेरे को याद नहीं है। कुछ टाइटेनियम डिस्प्ले करके लाए हैं क्या वो लोग, कोई कॉन्सेप्ट 15 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो लोग। आप देखना एक बार, इसको रिसर्च करके देखना, ठीक है। तो बॉडी तो मेटल चेंज किया है थोड़ा सा उसका। बॉडी मेटल में ही वो टाइटेनियम का कुछ। टाइटेनियम, राइट, टाइटेनियम मिक्स मेटल कुछ करके है उसमें हाँ, चेंजेस। टाइटेनियम एक मेटल होता है, तो जो बॉडी बनी हुई है ना उसकी, वो पूरी टाइटेनियम की बनी हुई है। अनब्रेकेबल काइंड ऑफ। हाँ हाँ, तो वो थोड़ा सा और अच्छा उसका डिजाइन बन गया है। तो देखो, हाँ ये तो है, इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। बट आईफोन अपनी मार्केटिंग एक अलग सेगमेंट में करता है, एक अलग तरीके से करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखो मैं बात करूँ ना, अगर किसी का बजट है मान लो 70,000 का या फिर 80,000 का है फोन लेने का, तो वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं बीच में ना डाउट करता है कि मेरे को यार 70,000 का आईफोन लेना है, या फिर मैं 70,000 में कोई फ्लिप वाला फोन ले लूँ सैमसंग का, है ना, या फिर तो मैं कोई सैमसंग का फ्लिप फोन कहाँ 70,000 में आ रहा है, 1.5 लाख में आ रहा जो भी है ना। तो ऐसे, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट आता है ना। बट वो लोग अब करेंगे। एक्चुअली मार्केट में बाकी लोग भी अच्छे फोन्स में उतर रहे हैं, जैसे गूगल हो गया, सैमसंग के ये जो फोन्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आया है मार्केट में चेंज। बट अभी भी आईफोन यूजर्स के लिए मैं बोलूँ तो मतलब आईफोन से मूव होना हाँ। इज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि वो हम्म। पूरा आईओएस से एंड्रॉइड चेंज करना पड़ता है, फिर आदत हो चुकी है। एंड द प्रोसेसर इज क्वाइट गुड। हाँ। प्रोसेसर को कोई नहीं बीट कर सकता। इट्स नैनो सेकंड्स में जो वो टच स्क्रीन फ्लिप करती है ना, नो वन कैन बीट दैट राइट नाउ। तो आईफोन जनरली जो अपनी मार्केटिंग करता है वो यूजर एक्सपीरियंस पे ही करता है। उनका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इस चीज में वो आगे है ना। तो इन फ्यूचर देखो जो चीजें होंगी वो होंगी, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं
तो लोग ये टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, लेकिन आईफोन इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट चेंज करना है, अपना बिजनेस चेंज करना है, और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हमको क्या करना है, अपना सर प्रोडक्ट। इसका एक एग्जांपल कैरेट लेन भी है। कौन सा? कैरेट लेन हाँ, वो क्या करते हैं? उन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया कि आपको एक तो उन्होंने अपनी ऐप डेवलप की, सारे उनके आउटलेट्स जो है उस ऐप के थ्रू आप देख सकते हो कौन से आउटलेट पे कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप डिजाइन चूज करके इवन आप होम सर्विस ले सकते हो, ट्राई आउट कर सकते हो। एनी 5 प्रोडक्ट्स आप चूज करो तो आपको घर में आके आपको शो करेंगे, आप चेक मतलब तब आप परचेज करना आपकी मर्जी है अगर आप उनको लाइक करते हो तो। बट और कोई ब्रांड जैसे मलाबार गोल्ड या कल्याण ज्वेलर्स ऐसा किसी के साथ मतलब कहीं नहीं है कि कोई आपको घर पे आके ट्राई आउट कराए। हाँ, तो ये इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट देखो लेके आए है ना, तो इनको एडवांटेज जरूर मिलेगा, और हो सकता है इन फ्यूचर लोग इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करने लगे, तो यही चीज होती है, ठीक है। कुछ अगर हम लोग अपना यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे या फिर अपनी कोई यूनिक यूएसपी बनाएंगे, तो उसका एडवांटेज मिलता ही है। ऐसे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये कुछ हमारे जनरली प्रोडक्शन एराज आए थे, कुछ एराज आए थे मार्केटिंग में। तो सबसे पहला हमारा एरा था प्रोडक्शन एरा, ठीक है। तो जो ये फोर्ड कंपनी थी, फोर्ड जो कार वगैरह बनाती है, जो वो कंपनी थी, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था प्रोडक्शन एरा। तो प्रोडक्शन एरा में देखो जनरली क्या हुआ था कि लोग, इन्होंने फोर्ड कंपनी ने क्या करा था कि कार को ना बल्क में बनाना शुरू कर दिया था। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट, जब भी किसी प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन होता है ना, हम उसको बल्क में बनाना शुरू कर देते हैं, तो जनरली हमको दो एडवांटेज उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना, उसकी प्राइसिंग कम हो जाएगी, और दूसरा वो हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि हम कई बारी देखो कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं या फिर टी शर्ट वगैरह जो भी हम लोग लेने जाते हैं, तो सेल्समैन हमसे क्या बोलता है कि आप एक काम करो, 2 टी शर्ट ले लो तो मैं आपको थोड़े से सस्ती लगा दूंगा, या फिर आप एक काम करो इसकी 4 यूनिट ले लो, या फिर आप ये 1 किलो ना लेके आप इसका 4 किलो का पैकेट ले लो तो मैं आपको थोड़ा सा सस्ता दे दूंगा। तो वो सारी चीजें किस लिए हो पा रही हैं? मास प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। तो जब भी मास प्रोडक्शन होता है या फिर हम किसी भी चीज को मास में बनाना शुरू करते हैं या फिर बल्क में बनाना शुरू करते हैं, तो दो एडवांटेज मेरे को देखने के लिए मिलते हैं। एक तो मेरी कॉस्ट कम होगी, मेरी कॉस्ट कम लगेगी, मेरी कॉस्ट कम लगेगी तो जाहिर सी बात है प्राइसिंग कम होगी, प्राइसिंग कम होगी और वो हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन एरा था ये फोर्ड कंपनी ने शुरू किया था। अब देखो इसका एग्जांपल एक अच्छा सा है, जैसे कोविड के हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोविड से पहले क्या होता था कि लोग सैनिटाइजर को इतना नहीं जानते थे, है ना, पता ही नहीं होता था कि भाई सैनिटाइजर जैसी भी कोई मार्केट में चीज है। कुछ लोगों को पता हो तो बताओ, बट मेरे को नहीं पता था कि सैनिटाइजर जैसी भी कोई चीज होती है। तो जब कोविड आया तो सैनिटाइजर का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया, है ना। सैनिटाइजर वो कोविड के टाइम में जो कंपनियां थी उन्होंने सैनिटाइजर को मास प्रोडक्शन या फिर बल्क में बनाना शुरू कर दिया। और जब सैनिटाइजर बल्क में बनना शुरू हो गया तो वो हर जगह अवेलेबल भी हो गया। पहले सैनिटाइजर कोविड से पहले की मैं बात करूं तो वो सिर्फ मेडिकल स्टोर पे ही मिलता था। जैसे ही कोविड आया उसका मास प्रोडक्शन हुआ, वो ऑटोमेटिकली जो हमारे घर के पास दुकान होती है वहां पर भी अवेलेबल हो गया, रोड पे भी मिलने लगा, अवेलेबल हो गया, बसों में मिलने लगा, है ना। तो जब भी किसी भी प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन होता है तो उसकी मास एबिलिटी हर जगह हो जाती है, मतलब कि वो हर जगह अवेलेबल हो जाता है। और मास प्रोडक्शन से एक एडवांटेज मेरे को और देखने के लिए मिलेगा, वो एडवांटेज क्या है कि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो देखा होगा आप लोगों ने जो सैनिटाइजर की 5-5 लीटर की बोतलें 200 रुपए 250 रुपए में सेल होती थी, तो वो किस किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उसका मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब भी मास प्रोडक्शन होगा उससे मेरे को दो एडवांटेज देखने के लिए मिलेंगे, पहला तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और दूसरा वो हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। जब वो हर जगह अवेलेबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप अब हर किसी को पता पड़ गया कि भाई सैनिटाइजर में इतना अल्कोहल होना चाहिए, सैनिटाइजर में ये कैरेक्टर्स होती हैं इसकी, या सैनिटाइजर इस टाइप से यूज करना है, या फिर सैनिटाइजर ये है या फिर वो है, जो भी उसके स्टैंडर्ड थे, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन एरा में क्या हुआ,
चीजों को हमने बल्क में बनाना शुरू कर दिया। जब मैं चीजों को बल्क में बना रहा हूँ तो वो हर जगह अवेलेबल हो जाएंगी, और जब वो हर जगह अवेलेबल हो जाएंगी उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। और इसके साथ साथ मास प्रोडक्शन में क्या होगा कि मेरी कॉस्ट कम आएगी, और जब किसी भी कंपनी की कॉस्ट कम आएगी कोई भी चीज प्रोडक्ट करने में या फिर प्रोड्यूस करने में, तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइसिंग भी कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एरा में जनरली ये 3 चीजें हुई थी। इसके बाद एक एरा और आया था, सेल्स एरा। तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि जब भी मैं अपना कोई भी क्रिएटिव बनाऊंगा, या फिर मैं जब भी अपनी मार्केटिंग करूंगा या डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, या फिर मैं कोई भी अपनी ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगा, है ना, तो मेरे को क्या करना है, उसमें नीड क्रिएट करनी है। मतलब कि मैं अपना एडवर्टीजमेंट ऐसा बनाऊंगा कि सामने वाले बंदे को ना उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी उसके माइंड में ये जानना चाहिए कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट लेना है, या फिर मेरे को इस चीज की नीड है। तो अपना क्रिएटिव मेरे को कैसे बनाना है, कुछ इस तरह से बनाना है ताकि सामने वाले को उसकी नीड क्रिएट कर सकूं मैं, है ना। तो ऐसा कोई एग्जांपल है अभी, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आपके पास वो पहले से प्रोडक्ट है लेकिन आपने उसका एडवर्टीजमेंट या फिर उसके कॉम्पिटिटर का एडवर्टीजमेंट देखा और आपने उसको फिर से बाई कर लिया, ऐसा कोई एग्जांपल है? बेला वीटा के परफ्यूम्स आते हैं ना सर, हाँ हाँ। उसका मतलब एडवर्टाइजमेंट इतना अट्रैक्टिव होता है ना, मतलब एक बार कस्टमर ट्राई करना ही चाहता है उसको। तो किया आपने ट्राई? हाँ, उसमें क्या उन्होंने, एक तो होता है कि स्टार्टर पैक उन्होंने दे दिया अभी बीच में, जैसे सब परफ्यूम्स तो कॉस्टली पड़ते हैं, उन्होंने एक स्टार्टर पैक बनाया कि भाई 10 बॉटल्स उनका 10 ml की बॉटल्स बने और 299 में शेयर कर, मतलब कोई भी कस्टमर होगा एक बार उसको 10 फ्रेग्रेंस ट्राई कर सकता है वो एक साथ उनके, एक हाँ इफेक्टिव कॉस्ट में। हाँ, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नीड क्रिएशन। मेरे को क्या करना है, नीड क्रिएट करनी है। मतलब कि आपके पास पहले से परफ्यूम्स होंगे, है ना, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं ये है क्या चीज। हाँ, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नीड क्रिएशन। ये जनरली परफ्यूम वाले थोड़े से एडवर्टीजमेंट ऐसे ही बनाते हैं। वो कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसा भी बना देते हैं कि आप परफ्यूम लगाओ और बाहें फैलाओ तो आपके पास लड़कियां आ जाएंगी, है ना। तो अब जो टीनेजर होंगे उन्होंने उसको ट्राई करा होगा, एक बार तो ट्राई करके देखा होगा कि देखते हैं क्या होता है ना। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नीड क्रिएशन, कि आपकी ऑडियंस कौन है और अपनी ऑडियंस को क्या करना है, टारगेट करना है। और कोई एग्जांपल बताओ, कोई एडवर्टीजमेंट देखा हो किसी कंपनी का ऐसे ही? सर कोलगेट में नमक। हाँ, कोलगेट में नमक, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अब नमक की जगह शायद कुछ और डाल रहे हैं, अब नमक हटा दिया। कॉस्मेटिक्स में भी बहुत आ रहा है आजकल। फॉक्सटेल एक ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड, ड्रग स्टोर ब्रांड। वो भी ऐसे ही करता है। सो उसकी जो नाइट स्किन केयर है और डे स्किन केयर है, तो उसने अभी रिसेंटली क्या किया, दोनों, जैसे किसी को नाइट की जरूरत है, किसी को डे की, तो वो अलग अलग लेते थे अब तक। उन्होंने क्या किया, अभी मिक्स करके और मिनी जो पैक्स है उसमें करके उन्होंने 1000 में नाइट एंड डे दोनों है। तो इस तरह से ऑफर्स निकाले हुए उन्होंने। तो वो भी काफी अट्रैक्टिव है। लाइक अगर आप एक ट्राई कर रहे हो तो दूसरा उसी पैक उसमें मिल रहा है प्राइस में। वो सारे दोनों उनके ट्राई हो जाते हैं उसमें। तो तो हाँ, चीज हम लोग ऐसे भी नीड क्रिएट कर सकते हैं। और कभी आप लोगों ने शायद देखा हो कि कभी आपने कॉस्मेटिक में ये लोग ज्यादा करते हैं कि कॉस्मेटिक का आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया हो तो उसके साथ में वो फ्री वाला भी कुछ सेल, वो फ्री में कुछ दे देते हैं। हाँ सर, इसमें भी देते हैं। इसमें एक सैंपल किट कैंडल देते हैं, ऑप्शन। फ्रेग्रेंस कैंडल है, तो जिससे आप हाँ नाइट में यूज कर सकते हो। और मतलब कुछ लिप बाम या कुछ नेल से रिलेटेड ऐसा कुछ एडिशन भी देते हैं। आजकल का तो नया ट्रेंड है, सब लिख दो ऑर्गेनिक। द यस एग्जैक्टली। मोस्ट बेस्ट यूएसपी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का काफी टैग लगा अट्रैक्टिव दो, होती है, हाँ। ऑर्गेनिक का टैग लगा यूज दो या एज फिर अ वीगन स्मेल, का टैग लगा दो तो और भी केमिकल स्मेल। फ्री ऑर्गेनिक एंड ऑल दैट। क्रुएल्टी फ्री, वीगन, हाँ, ये सारी, ठीक फूड है। में भी काफी चलती है। तो ये ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, नीड क्रिएट करते हैं कि जब भी मेरे को अपना एडवर्टीजमेंट करना है या फिर अपनी मार्केटिंग करनी है तो सामने वाले बंदे को ऐसा लगना चाहिए कि एटलीस्ट मैं इसको एक बार ट्राई करके देखूं, है ना। और अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो वो उसको दोबारा रिपीट भी मंगाएगा। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि अगर कोई मेरे को, जैसे मैंने कोई भी ऑर्डर किया उसके साथ किसी ने मेरे को फ्री कोई पाउच वगैरह दे दिया और मैंने उसको यूज करके देखा और वो मेरे को अच्छा लगा तो मैं उसको फिर ऑर्डर कर लेता हूँ, है ना। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, नीड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्स ऐसे ही इरादा है। सर, एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड है रेने,
उन्होंने अपनी एक, जैसे हम छोटे थे तो हम एक वो रबर इरेजर की स्टिक आती है ना, ऊपर से आप एक लगाते हो, नीचे 5 इरेजर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के एक ही स्टिक में। ऐसे इन्होंने अपनी एक लिपस्टिक, अपना एक स्टिक निकाला जिसमें 5 शेड्स होंगे, आप चेंज कर करके डिफरेंट शेड्स उसमें यूज कर सकते हो। तो इवन लिपस्टिक्स होंगी सबके पास, बट स्टिल कस्टमर सोचेगा नहीं इसमें तो 5 है और इस प्राइस में है, तो ये जरूर लेना चाहिए। हाँ, तो थोड़ी सी मार्केटिंग आज के टाइम में थोड़ी सी अतरंगी हो गई है वैसे, कि जितनी आप अतरंगी मार्केटिंग करोगे उतना ही बेनिफिट है आपको, है ना? और कोई एग्जांपल? मिनीसो टाइप के स्टोर्स, मिनीसो हो गया, DIY स्टोर्स हो गए। यू ऑलरेडी हैव दैट प्रोडक्ट्स, बट आपको वहां जाके पता लगता है कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की नीड्स कहाँ कहाँ पर है। हाँ, ये सारी चीजें करते हैं। मॉल्स वगैरह में तो भी देखा होगा आप लोगों ने, वो आंसर इंस्टाग्राम की रील्स। इंस्टाग्राम की रील्स सबसे ज्यादा, इतना क्या कहते, इंस्टाग्राम रील्स के फैशन वो देखने के बाद अगर आपके पास कपड़ों की नीड नहीं भी है ना, तो भी 2-4 एक्स्ट्रा ऑर्डर कर ही दोगे। हाँ, जैसे अभी वो हुआ था, वो कौन सी रील वायरल हुई थी, लुकिंग लाइक अ वाओ करके जो थी। वो तो बहुत सारी है, तो सारा दिन वो देखते रहो और उसके बाद फैशन ट्रेंड जज करते रहो और उसके बाद अपने लिए ऑर्डर करते रहो ऑनलाइन इवन बस। ब्रांड्स अब इन्फ्लुएंसर्स को टाइप करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ वो प्रमोट करें इनके प्रोडक्ट्स। हाँ, आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है आज के टाइम में, है ना? तो ऐसे आउटरीच। फैशन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज या जितना भी आप ऑन रील देखते हो ना, उसकी वजह से भी हो रहा है, क्योंकि वहां पर आज की डेट में इतना फैशन यूज करते हैं कि सबको देख, सारा दिन तो सब वही देखते हैं, तो वहां से भी क्रिएट हो रहा है ये चीज। बिल्कुल सही बात है कि जब हम लोग देखो 6 घंटे या फिर 5 घंटे या फिर 4 घंटे जब किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग तो वैसी हो रही है ना? जो चीज हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम फिर वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज तो है थोड़ा सा। तो सोशल मीडिया से फिर थोड़ा सा दूर रहा करो आप लोग। इसे काम ही सोशल मीडिया का करना है, दूर कैसे रहेंगे? डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और हम सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। हम तो और लोगों में वो क्रिएट करेंगे, हाँ, क्रेविंग, कि और करो और करो। हाँ, तो उसको कंज्यूम कम किया करो, नहीं से चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड। चलो, तो यहाँ पर सेल्स एरा में पहले हम लोग क्या करेंगे, नीड क्रिएट करेंगे, अपना क्रिएटिव कुछ इस तरह से बनाना है, डिजाइनिंग कुछ इस तरह से करनी है, सामने वाले को ये मैसेज जाए कि इसको आपको ट्राई करना है या फिर जो भी करना है, ठीक है? नीड क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, सामने वाले को पुश करूंगा। पुश का मतलब क्या होता है कि मैं उसको बार बार ईमेल वगैरह भेजूंगा, SMS वगैरह उसको भेजूंगा, है ना? उसको फोन कॉल करूंगा। तो उसका मतलब होता है कि अब मैं चाहता हूं कि वो एटलीस्ट कुछ एक्शन ले, है ना? कि वो जब कुछ एक्शन लेगा तभी क्या होगा, तभी तो कन्वर्जन होगा। आपने अपना एडवर्टीजमेंट दिखा दिया, अभी जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था वेला वीटा का, तो अगर उसका मेरे को ना सिर्फ एक बार ही एडवर्टीजमेंट दिखा होता, तो क्या मैं उसको बाई करता? नहीं करता। मैं जितनी बार जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, उतनी बार मेरे को उसकी रील दिख रही है, उतनी उतनी बार मेरे को उसका एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को पुश कर रहे हैं कि मैं उसको बाई करूं। 2-3 रील स्क्रॉल करता हूँ, फिर से मेरे को उसका एडवर्टीजमेंट दिख जाता है। 2-3 रील स्क्रॉल करता हूँ, मेरे को फिर से उसका अगर एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, मेरे को पुश कर रहे हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पुश। ऐसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मिंत्रा पे कोई कोई भी चीज, कोई कैटेगरी सर्च की आपने, या कुर्ता सेट सर्च किया, आपने थोड़ा सा उसको देखा, देन आपने नहीं परचेज किया, उसके बाद आप हाँ, इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मिंत्रा कुर्ता सेट्स के डिफरेंट डिजाइन आपको अगेन एंड अगेन अपनी शो करता रहेगा। नहीं भी ले रहा होगा फिर भी आप कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर ही लोगे खोल के दोबारा। हाँ, हाँ, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पुश, है ना? कि आपने कोई भी चीज एड टू कार्ड कर दी, फिर भी वो चीज आपको दिखती रहती होगी। अगर एड टू कार्ड आपने कोई भी चीज कर दी और वो चीज आपको नहीं दिख रही है, अब हो सकता है कि उसको बाई ही ना करो, है ना? इंस्टाग्राम का जैसे अभी हम लोग कर रहे थे कि चीजें हमको दिखती रहती हैं, इसलिए हम उसको बाई करते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे तो आप लोगों को भी इसके एडवर्टीजमेंट दिखते होंगे। जो परफ्यूम था, वीला बेटा जो परफ्यूम था, उसके एडवर्टीजमेंट आपको दिखते होंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को पुश कर रहे हैं। उसका मतलब होता है कि मैं उसको पुश करूं ताकि वो कोई एक्शन ले। जब वो एक्शन लेगा तभी कन्वर्जन होगा, और जब कन्वर्जन होगा तभी मेरी जेब में पैसे आएंगे। तो एट द एंड मेरे को क्या करना है, अपनी जेब में पैसे लेके आने हैं। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा,
कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी सी लगानी पड़ेगी, लोग उसको बाई करें, है ना। और उसको फिर क्या करना पड़ेगा, एक बार ही बंदा अगर सपोज दैट मेरी वेबसाइट पे आ गया तो अब उसको मेरे को रीमार्केट भी करना है। रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ही है पुश करना है ना। ईमेल्स में उसको बार बार भेजूंगा, एसएमएस भेजूंगा, कभी हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं कभी, है ना, और हम वहां पर जब बिलिंग काउंटर पे जाके अपना नंबर देते हैं तो हमको मैसेज वगैरह आते रहते हैं ना कि ये ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, हम लोगों को पुश ही तो करते हैं कि हम दोबारा से उनकी मॉल्स पे जाएं और वहां पर जाकर मैं क्या करूं, फिर वहां पे दोबारा से कोई भी प्रोडक्ट बाई करूं। तो सेल्स एरा का सिंपल सा मतलब है, मेरे को नीड क्रिएट करनी है, पुश करना है सामने वाले बंदे को या फिर जो भी मेरी ऑडियंस है। और थर्ड क्या है, मेरे को दिखना भी है मार्केट में, बीइंग विजिबल, है ना। मैंने अपना प्रोडक्ट बना लिया, मैंने अपना एक अच्छी मार्केटिंग कर ली, सारी चीजें कर ली, लेकिन मैं मार्केट में दिख नहीं रहा हूं, तो उससे क्या होगा, कन्वर्जन होंगे? नहीं होंगे। वो कहावत है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, सेम ये वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने एक अच्छी चीज क्रिएट भी कर ली है लेकिन आपकी मार्केटिंग ठीक से नहीं हो रही है या फिर आप मार्केट में नहीं दिख रहे हो, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, कॉस्मेटिक की भी मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑर्गेनिक चीज दे रही हैं लेकिन उनकी मार्केटिंग नहीं है तो लोग उनको नहीं जानते हैं, है ना। और जिनकी मार्केटिंग है लोग उनको जानते हैं, वो केमिकल दे रहे हैं लेकिन फिर भी लोग उनको बाई करते हैं। तो यही चीज होती है कि जब आपने कोई भी चीज क्रिएट कर ली, अब आपको मार्केट में दिखना भी है। अब देखो मार्केट में दिखना कहां पर है, तो जहां पर भी सबसे ज्यादा भीड़ है मेरे को वहां पर दिखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में करूं या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करूं, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है मेरे को वहां पर दिखना है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर मेरे को पोस्टर लगाना है या फिर बिलबोर्ड लगाना है तो मेरा पोस्टर उस चौराहे पे लगना चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ आती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मेरे को करनी है तो कोई कुछ बोल रहा था क्या ना। डिजिटल मार्केटिंग अगर मेरे को करनी है उस क्लास में, अगर डिजिटल मार्केटिंग मेरे को करनी है तो मेरी वेबसाइट उस जगह पे दिखनी चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है। सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर है, गूगल के पहले पेज पे, और गूगल के पहले पेज में भी टॉप 3 में, है ना। तो मेरी वेबसाइट कहां पर दिखनी चाहिए, टॉप 3 में दिखनी चाहिए। इंस्टाग्राम की मैं बात करूं तो अगर इंस्टाग्राम पे मैं रील क्रिएट कर रहा हूं तो मेरी रील कहां पर दिखनी चाहिए, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है। सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर है, एक्सप्लोर वाले पेज पे, है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग करूं या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग करूं, मेरे को दिखना जरूरी है। और मैं दिखूंगा कहां पर, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होगी। जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होगी वहां पर ही मेरे सबसे ज्यादा सस्पेक्ट होंगे, क्या बस खड़ी है क्या? ठीक है। और जहां पर ज्यादा भीड़ होगी वहां पर मेरे ज्यादा सस्पेक्ट जाने होंगे, की मीटिंग चल रही है, पता है, वहां लेकर पर भागी हूँ सबसे मैं। ज्यादा सस्पेक्ट होंगे, ठीक है। जहां पर सबसे ज्यादा सस्पेक्ट होंगे वहां पर ही मेरे सबसे ज्यादा कस्टमर होंगे। सस्पेक्ट कौन होते हैं, जो लोग मेरे प्रोडक्ट या फिर सर्विस में इंटरेस्टेड है, उनको मैं बोल देता हूँ सस्पेक्ट, ठीक है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग करूं या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करूं, मेरे को वहां पर दिखना है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है, ठीक है। पोस्टर लगाना है, पोस्टर लगाने में कोई बुराई नहीं है, पोस्टर लगाओ लेकिन ऐसी जगह लगाओ जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट चलाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्टीजमेंट चलाओ लेकिन आपकी वेबसाइट पहले पेज पे दिखनी चाहिए। हम लोग गूगल पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, हमारे पास वेबसाइट ओपन होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, किस पे क्लिक करते हैं हम लोग, टॉप 3 पे। कभी ऐसा हुआ है कि आप दूसरे पेज पे गए हो, कभी नहीं हुआ होगा। बहुत अगर हुआ भी होगा तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे पेज पे जाते हैं या फिर तीसरे पेज पे जाते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, दूसरी पे करेंगे या फिर तीसरी पे करेंगे, इससे ज्यादा हम लोग नहीं करते। तो ठीक है, तो अगर मेरे को गूगल पे भी अपनी वेबसाइट दिखानी है तो कहां पर दिखानी है, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है। सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे है, गूगल के पहले पेज पे, और पहले पेज पे भी कहां पे, टॉप 3 में। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का कि मेरे को विजिबल भी होना है, दिखना भी है, जो दिखेगा वही बिकेगा। ये कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। अगर आप मार्केट में नहीं दिख रहे हो, आपकी सेल नहीं होने वाली या फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं करने वाला। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, बट उन्होंने मार्केटिंग अच्छी कर रखी है, वो हर जगह दिखते हैं, इसलिए वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स एरा में हम लोग यही कोशिश करते हैं, नीड क्रिएट करने की,
सामने वाले बंदे को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ अपना एडवर्टीजमेंट ऐसे करेंगे ताकि सामने वाले बंदे को ऐसा लगे कि मेरे को ये प्रोडक्ट बाई करना चाहिए या फिर ट्राई करना चाहिए, जो भी है, ठीक है। और जब सामने वाला बंदा एक बार मेरी वेबसाइट पे आ गया या फिर उस बंदे ने एक बार ही मेरा प्रोडक्ट ट्राई करके देख लिया, तो अब मेरे को क्या करना है, उसको पुश भी करना है ना। ऐसा नहीं है कि वो बंदा मेरी वेबसाइट पे आया, अब उसको मैं कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, मेरे को भूल जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ताकि सामने वाला बंदा आपको याद रखे, ठीक है। उसको मेल भेजो, उसको एसएमएस भेजो, और उसको फोन कॉल करो, जो भी चीजें, जो भी प्रोसेस है हमारी बिजनेस की, वो सारी चीजें हम लोग करते हैं उसमें। और इसके बाद फिर लास्ट आता है हमारे पास, ये सारी चीजें करने के बाद मेरे को क्या करना है, मार्केट में दिखना भी है। मार्केट में मेरे को कहाँ पर दिखना है, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है। मैं डिजिटल मार्केटिंग करूं या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करूं, हम लोगों को कहाँ पर दिखना है, जहां पर भीड़ है सबसे ज्यादा, ठीक है। जहां पर भीड़ होगी, जहां पर ज्यादा लोग होंगे, वहां पर ही आपके सस्पेक्ट ज्यादा होंगे, और जहां पर आपके सस्पेक्ट ज्यादा है वहां से लीड ज्यादा आएंगी, और ज्यादा लीड का मतलब है ज्यादा कन्वर्जन, और ज्यादा कन्वर्जन का मतलब है ज्यादा पैसा। एट द एंड गोल यही है कि पैसा कमाना है, ठीक है। तो बीइंग विजिबल, दिखना है आपको, जो दिखेगा वही बिकेगा, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। नहीं है? तो मार्केट, अच्छा वैल्यू क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? यूएसपी। यूएसपी, है ना। एक मिनट दो मेरे को आप लोग। मुझे एक डाउट है, सपोजिंगली जो फ्रेजाइल, अब यूएसपी वाले कंसेप्ट में ही डाउट है, जो फ्रेजाइल आइटम्स या ऐसी जो फाइन आइटम्स होती हैं, आप उसको किस कंसेप्ट में कवर करोगे यूएसपी वाले? उसको कैसे? उसको आप यूएसपी के किस कंसेप्ट में कवर करोगे? एक्सक्लूसिविटी में, प्राइसिंग में, मतलब तो अकॉर्डिंग टू उसको मी इट शुड बी इनटू द एक्सक्लूसिव, क्योंकि वो हर कोई नहीं कर रहा। जल्दी हाँ, जल्दी। उसको हम लोग ना इसमें रखेंगे, एक्सक्लूसिव में रखेंगे, ठीक। हाँ। ओके। ओके। अच्छा, अभी मेरे को इसका आंसर बताओ क्या होगा? वैल्यू। वैल्यू या प्रोडक्ट? वैल्यू। The key goal of marketing is to create, communicate and deliver value to customers. वैल्यू टू कस्टमर, ठीक है। सेकंड ये बताओ आप लोग मेरे को क्या है इसमें। प्रॉपर मार्केटिंग से क्या मैं अपने प्रोडक्ट की यूएसपी या फिर वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ क्या? Yes. है ना, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मार्केटिंग से ही तो हम लोग सारी चीजें करते हैं। और इस क्वेश्चन में वो जनरली पूछ रहा है कि मारुति सुजुकी की वैल्यू क्या है या फिर यूएसपी क्या है, बताओ कौन सी यूएसपी है? Fuel mileage. सिक्योर। सिक्योर? नो Fuel mileage. Maruti Suzuki not at all secure. हाँ, मारुति सुजुकी की जो यूएसपी है वो है फ्यूल माइलेज, ठीक है। टाटा अगर यहाँ पर लिखा होता तो हम लोग सिक्योर कर देते, है ना। या फिर यहाँ पर BMW मर्सिडीज ये लिखा होता तो हम इसको लग्जरी कर देते, ठीक है। या फिर फरारी बुगाटी लिखा होता तो हम इसको कर देते डिजाइन वगैरह। H&M की क्या वैल्यू है? हाईली ट्रेंडी एट अफोर्डेबल। हाँ, है ना, उसके जो क्लॉथ वगैरह होते हैं वो ट्रेंडिंग भी होते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं होते, तो इसका ये पॉइंट ठीक है। Highly energetic. एनर्जेटिक। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक ही होगा, ये बताओ। एप्पल, यहाँ पे आईफोन की बात हो रही है, एप्पल कंपनी की बात। लग्जरी। Affordable user experience, luxury, none of these.
User User experience. experience. I'll say User- luxury. लग्जरी नहीं, Luxury भी User है and user experience in experience. both. experience. इसमें दोनों होने Yeah, चाहिए। दोनों होने चाहिए थे। लग्जरी तो वो है ही नहीं, लोगों ने बना दिया है उसको लग्जरी। एप्पल कभी अपनी आप की मार्केटिंग ऐसे करते ही नहीं है कि मैं लग्जरी हूँ, कि आप तो वो आईफोन नहीं करते, लेकिन प्राइस तो ऐसे रख देते हैं ना कि वो लग्जरी लगने लगता है, 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं उसके लिए। कि वो ऑलरेडी एलीट क्लास को ही फोकस करता है। एग्जैक्टली। नहीं, तो एप्पल जो टारगेटिंग करता है ना अपनी, वो यूजर एक्सपीरियंस पे करता है, ठीक है, वो लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मार्केटिंग नहीं करता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यूजर एक्सपीरियंस। इसका बताओ मेरे को क्या होगा। कस्टमर नीड्स एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, है ना, कस्टमर नीड जैसे चेंज होगी या फिर टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होगी, वैसे क्या होता है, मेरी मार्केटिंग ग्रोथ भी चेंज होती रहती है। चेंज हो जाएगी। चलो, ये वैसे भी हमने कवर नहीं करा है, इसको छोड़ देते हैं। ये बताओ, थर्ड बताओ। Why is the role and demand of marketers very? With so many product options available, marketers are Yeah. needed to It should be the establish good proper option. product positioning. मेरे पास अच्छा एक मार्केटर होगा, एक अच्छा, है ना, सेल्समैन होगा, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट से अलग दिखा सकता हूँ। तो इसमें जो राइट आंसर है वो सेकंड। This is Production era. production era. हाँ, प्रोडक्शन एरा, है ना, कि जब भी मैं चीजों को बल्क में बनाना शुरू करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसकी प्राइसिंग कम हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट कब आया था हमारा, प्रोडक्शन एरा में ये कॉन्सेप्ट आया था। सेल्स एरा। हाँ, Marketing. sales era। नहीं, Sales मार्केट era. Sales era. Sorry. सेल्स एरा। प्रोडक्ट को पुश कहाँ पे करता हूँ, सेल्स एरा में ही तो करता हूँ। Yeah. एलटीवी का मतलब होता है लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। Marketing technology change. मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। Technology change. Okay. तो अभी आज हम लोगों ने कवर किया है इसको ना, सेल्स एरा तक। इसके बाद हमारे कुछ और एराज आते हैं, जैसे मार्केटिंग एरा है, और इसके बाद है रिलेशनशिप एरा, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी अफेक्ट कैसे हो रही है, मतलब कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की कब है? Tuesday. ट्यूसडे, हाँ, चलो ट्यूसडे को करेंगे इसको, ठीक है। Okay. ओके, बाय। Thank you. Thank you, sir.